जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं फॉरेन जजमेंट की, राइट। जैसे कि हम बात करेंगे सीपीसी सेक्शन 13, सेक्शन 14 और किस तरह से इसमें एग्जीक्यूशन होता है अंडर सेक्शन 44A, उसकी हम चर्चा करेंगे, राइट। तो ये देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फॉरेन जजमेंट होता क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, राइट। आपको दिख रहा है कि सेक्शन 25 जो है, सेक्शन 2 क्लॉज 5 क्या कहता है सीपीसी का, कि जो फॉरेन कोर्ट है वो क्या होता है। फॉरेन कोर्ट वो होती है जो पहले तो ये कोर्ट इंडिया की टेरिटरी से बाहर होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि इसमें किसी भी तरह से ये जो कोर्ट माफ कीजिएगा, जो कोर्ट है जो इंडिया की टेरिटरी से बाहर है, वो किसी भी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने ना बनाई हो, राइट। ये हमें ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या देखा, हम फॉरेन कोर्ट किसे कहेगा कहेंगे जिसमें दो बातें होंगी। पहली बात होगी वो इंडिया की टेरिटरी से बाहर होगी, और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको स्टैब्लिश नहीं किया होगा, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं होगी, उसी को हम कहेंगे फॉरेन कोर्ट। अब सेक्शन 2 क्लॉज 6 क्या कहता है सीपीसी का, ये कहता है कि जो फॉरेन जजमेंट है ये क्या होगा। तो सिंपल सा है, जो फॉरेन कोर्ट जो जजमेंट या डिग्री देगी उसको हम कहेंगे फॉरेन जजमेंट, राइट। तो यहां से हमने क्या देखा कि असल में फॉरेन जजमेंट क्या है, जो फॉरेन कोर्ट देगा, राइट। आगे देखते हैं, अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 13 के बारे में। व्हेन फॉरेन जजमेंट इज कंसीडर्ड कंक्लूसिव। अब देखिए कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, कंक्लूसिव का मतलब होता है वैलिड, ठीक है, सही, वैलिड या सही, ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। तो हमें ये देखना है कंक्लूसिव। अब देखिए सेक्शन 13 में आपको जो नीचे आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ये असल में एक्सेप्शन है कि अगर इनमें से कोई भी जो ये नियम है जो आपको दिख रहा है, अगर ये पाया जाता है तो फिर ये कंक्लूसिव नहीं होगा, यानी कि वैलिड नहीं होगा। और अगर फॉरेन जजमेंट वैलिड नहीं होगा, आई रिपीट, जो फॉरेन डिक्री है वो वैलिड नहीं होगी, तो वो भारत में मान्य नहीं होगी, उसका एग्जीक्यूशन भारत में नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं ये एक्सेप्शंस क्या-क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कोर्ट है, जो फॉरेन में कोर्ट है, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। जुरिसडिक्शन वाइज़ क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और जुरिसडिक्शन का मतलब होता है आपको आपका जो एक न्यायिक क्षेत्र है, यानी कि आपका जो लीगल बाउंड्री है, वो आप उसके लिए कैपेबल होने चाहिए। जैसे अगर भारत में जो रिट जुरिसडिक्शन है, वो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। इसके अलावा कोई और कोर्ट वर्तमान में रिट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कर रहा है, तो वो उसके जुरिसडिक्शन से बाहर माना जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें देखना है जो फॉरेन कोर्ट है, वो क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, तो वो कंक्लूसिव नहीं होगा। नेक्स्ट, वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केसेस। मेरिट ऑफ द केसेस का मतलब होता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि देखिए कोई भी केस होता है, उसका न्याय कैसे होगा, उसका जजमेंट कैसे होगा, जब दोनों ही पक्षों को सुना जाएगा और जो एविडेंसेस आपके सामने लाए जाते हैं, उन एविडेंसेस को कहीं न कहीं उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उनको समझा जाएगा, तभी वो जो न्याय है वो मेरिट बेस में खरा उतरेगा। अन्यथा वो खरा नहीं उतरेगा, अगर उसमें किसी तरह से आप क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, जो मैंने आपको बताया कि दोनों पक्षों को सुनना और एविडेंसेस को अच्छी तरह समझना। तो मेरिट होना ज़रूरी है, अगर मेरिट नहीं पाया गया है, तब भी वो कंक्लूसिव नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, where it appears on the face of the proceedings to be founded on the incorrect view of international laws or a refusal to recognize the law of India in cases in which such law is applicable। अब देखिए जब हम इसे पढ़ते हैं, जो मेरे नए फ्रेशर हैं, जो नए-नए लॉ कर रहे हैं, उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, राइट। ये लाइन है क्या? देखो इसको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये क्या है, राइट, एक सेकंड, लेट्स सी इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है कि यहाँ पर बात की गई है, जैसे अगर मैं आपको 2 आर्टिकल समझाऊँ, आर्टिकल 13 प्लस आर्टिकल 51, संविधान के 2 आर्टिकल को अगर आप एक साथ देखते हैं, तो आपको क्या सुनने को मिलता है? क्या समझते हैं आप? देखो आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस की, किसकी बात करता है? इंटरनेशनल पीस की। और आर्टिकल 13 बात करता है, ये लॉ को डिफाइन करता है, और इसी में अगर लॉ को आप देखेंगे, तो इसमें एक आपको दे रखा है लॉ इन फोर्स, जिसे हम प्रवर्त विधि भी कहते हैं, प्रवर्त विधि। लॉ इन फोर्स मतलब ऐसे लॉज़ जो भारत के आज़ादी से पहले के लॉ हैं, यानी कि जो संविधान बना हमारा उससे पहले के लॉ हैं। जैसे आई विल गिव यू वन एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ, आपका जो आरबीआई है, वो चलता कैसे है? वो कहाँ से पावर लेता है? वो लेता है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से ये पावर लेता है। कहाँ से लेता है? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो ये देखिए 1934 का एक्ट है। तो यानी कि आरबीआई पहले से काम कर रहा है, यानी कि भारत में अभी भी ऐसे कानून हैं जो प्री इंडिपेंडेंस
में बनाए गए थे, राइट? जो आज भी हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेशनल पीस। अब देखिए इंटरनेशनल पीस का क्या मतलब है कि इंटरनेशनल पीस तभी हासिल होगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम कोशिश करेंगे कि जो अन्य देश के जो कानून हैं, उसका कहीं न कहीं अगर हम जो बाहर देश के कानून बनाए गए हैं, लॉज़ बनाए गए हैं, उनको कहीं न कहीं अगर हम अपने देश में भी कहीं न कहीं कुछ हद तक लागू करें, अगर हमारी संस्कृति, हमारा संविधान उन जजमेंट्स को, उन डिग्री को वैलिड मानता है, तो अगर हमारे देश में वो लागू होते हैं, तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पीस बनता है, ठीक है? अगर हम किसी देश का न्याय का सम्मान हमारे देश में करते हैं या हमारे देश का सम्मान कोई अन्य देश करता है, तो आपस में एक मधुर संबंध, एक पीसफुल रिलेशनशिप बनती है, राइट? तो ये भी एक इंटरनेशनल पीस है। तो यानी कि आर्टिकल 15 हमें कहीं न कहीं बताता है कि हमने एक-दूसरे के कानूनों का, देशों की बात अगर मैं करूँगा, एक-दूसरे का हमने क्या करना है, कानूनों का समर्थन करना है, जजमेंट का समर्थन करना है। तो इन दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 51 से आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कि हम क्या करते हैं कि जो कानून ऐसे हैं, जो हमारे संविधान से पहले के बने हैं या ऐसे कानून हैं जो हमारे टेरिटरी से बाहर के हैं या जो जजमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो उनका हमारे देश में सम्मान किया जाता है, राइट? अब सम्मान तभी तक किया जाएगा, वो जजमेंट या डिक्री का सम्मान तब तक किया जाएगा, वो उन कानूनों का सम्मान तब तक किया जाएगा, जब तक हमारे देश की जो संस्कृति है या जो हमारे देश का संविधान है, उसके अगेंस्ट वो ना हो। तो नहीं होंगे तो सम्मान किया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पे लिखी हुई है कि कहीं न कहीं वो जो न्याय है, वो जो डिक्री है, वो कहीं न कहीं रिकॉग्नाइज़ होनी चाहिए हमारे देश में, राइट? तो ये बात आपको यहाँ बताई गई है। तो ये भी अगर वो हमारे देश के जो वो जजमेंट दिया गया है, जो डिग्री दी गई है, अगर वो हमारे देश के बिल्कुल हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारा संविधान है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है, तो वो भी कन्क्लूसिव नहीं होगा, राइट? वो भी इनकन्क्लूसिव नहीं होगा। 4th वाला पॉइंट है, वेयर द प्रोसीडिंग इन व्हिच द जजमेंट वाज़ ऑब्टेन्ड आर अपोज्ड टू नेचुरल जस्टिस। अब जो नेचुरल जस्टिस होता है, हम सभी जानते हैं नेचुरल जस्टिस क्या होता है। जैसे कि कहीं न कहीं हमारा मेरिट ऑफ द केसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस है, वो कहीं न कहीं मैच करता है। यानी कि नेचुरल जस्टिस में भी ये होता है कि आपको दोनों पक्षों को सुनना होता है, किसी भी तरह का पक्षपात नहीं करना है, जस्टिस देने के लिए, राइट? तो उसको हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं। तो अगर नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया है, तब भी वो कंक्लूसिव नहीं होगा। और 5th है हमारा, वेयर इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। अगर फ्रॉड होगा, तब भी ये नहीं माना जाएगा, राइट? अगर किसी भी तरह का फ्रॉड होगा। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक केस है सत्या वर्सेस तेजा सिंह, ऑल इंडिया रैंकिंग केस 1975 का। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि जो सत्या हैं, वो हमारे अपीलेंट हैं यानी कि वाइफ हैं और तेजा सिंह जो हैं, ये हमारे कहीं न कहीं रिस्पोंडेंट हैं, हस्बैंड हैं। ये होता क्या है कि दोनों शादी करते हैं एज़ पर हिंदू लॉ और हम सभी जानते हैं एज़ पर हिंदू लॉ एक समय पर आप एक ही अपना लाइफ पार्टनर रख सकते हैं। तो होता क्या है दोनों शादी करते हैं, दोनों के बच्चे होते हैं, 4 साल साथ रहते हैं और 4 साल के बाद जो हमारे तेजा सिंह हैं, वो हायर स्टडीज़ के लिए यूएसए चले जाते हैं और यूएसए में वो एक और शादी कर लेते हैं और शादी करने से पहले वो एक जो नॉर्थ अमेरिका की कोर्ट है, निवेदन कोर्ट जो है, वहाँ से वो एक डिग्री ले लेते हैं डिवोर्स का और उस डिग्री को वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से भारत में एग्ज़ीक्यूट करवाते हैं, राइट? तो यहाँ पर ये देखा गया था, इवेंचुअली ये देखा गया था कि जो तेजा सिंह हैं, जो हस्बैंड थे, इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे फॉर डाइवोर्स वो फर्जी थे, वो फ्रॉड पे थे, ठीक है? और अभी हमने देखा था देखिए ये वाला क्लॉज़ जो हमारा 5th वाला आपको दिख रहा है कि किसी भी तरह का जो फ्रॉड होगा, अगर ये पाया गया तो ये कन्क्लूसिव नहीं होगा, राइट? ये कन्क्लूसिव नहीं होगा। ये आप देखिए, ये कन्क्लूसिव नहीं होगा। तो इवेंचुअली क्या हुआ इस केस में जीत सत्य जी की होती है, जो वाइफ हैं और कहीं न कहीं ये जो फॉरेन जो जजमेंट था डिक्री के रूप में डाइवोर्स का, वो भारत के कोर्ट ने इसको नहीं माना, राइट? क्यों? क्योंकि इसका आधार क्या था? फ्रॉड था और वो कन्क्लूसिव नहीं बना। तो ये चीज़ आपने देखा और जो सेक्शन 14 है वो है प्रिजम्पशन एज़ टू द फॉरेन जजमेंट तो उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। मैं नहीं चाहता कि अननेसेसरी लंबा बने वीडियो। तो अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट? तो सेक्शन 14 को हम कल देखेंगे। तो यहीं से मैं ये सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।